हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर्यस रिसर्च में। मैं राहुल सिंह आज केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, इसके पहले हमने इस वीडियो में पढ़ा था डेनियल सेल के बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव। उसमें हमने इलेक्ट्रोड विभव के साथ साथ मानक इलेक्ट्रोड विभव को भी पढ़ा था तथा तीसरे वीडियो में जो है हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, मैं पिछला कुछ टॉपिक जो आप लोगों को रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ता हूं। और देखिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दोस्तों, हमने ये फार्मूला पढ़ा था, मानक सेल विभव बराबर होता है कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। दोस्तों, इसमें एक खास बात ये होती है कि इन दोनों के केस में, यानी कि चाहे कैथोड हो या फिर एनोड हो, हम दोनों के केस में जो होता है ना, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। ठीक है ना। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि जो हमारा अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? अपचयन विभव। अपचयन विभव। दोस्तों, हमको ये पता है कि किसी भी सेल का जो होता है मानक सेल विभव निकालना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, जिसमें दोनों के केस में ही हम क्या करते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल है कि अपचयन विभव का मान रखते हैं। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि हमें ये पता है कि कोई भी सेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड का कार्य करेगा तो एक एनोड का कार्य करेगा। और दोस्तों, हमको ये पूरा का पूरा पता नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है कि जो मीटर सेतु होता है ना, जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर होता है, वो जो होता है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का ईएमएफ निकाल के देता है, यानी कि कितना जो वोल्टेज है उन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि विभवांतर निकाल के देता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई सेल है तो उनके बीच का विभवांतर निकाल के देगा, तो हमको पूरा का पूरा ये नहीं पता चल पाता है कि किस इलेक्ट्रोड का विभव कितना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसका नाम है SHE, जिसको बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसकी सहायता से हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी सेल जो है हमारा कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, हमने ये पढ़ा था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल में जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं उनका विभव जो होता है ज्ञात कर सकते हैं कि किस इलेक्ट्रोड का जो विभव है कितना है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि कोई भी सेल कार्य कर रहा है या नहीं कार्य कर रहा है, इसके पीछे डेल्टा जी का क्या कनेक्शन है, यानी कि डेल्टा जी। दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं गिब्स ऊर्जा। दोस्तों, गिब्स ऊर्जा में जो डेल्टा जी होता है ना, उसका मान होता है निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। और इसका मान निगेटिव क्यों होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर कोई प्रक्रम यानी कि कोई कार्य जो होता है अगर स्वतः होता है, यानी कि जिसको बस हम एक बार स्टार्ट कर दें या शुरू कर दें तो फिर से हमको फिर दोबारा उसको करना ना पड़े। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे एक पेपर ले लेते हैं और इसमें हम आग लगाते हैं, और जब इस पेपर में हम आग लगाएंगे तो क्या होगा? ये पेपर जलने लगेगा,
तो लगाने का काम हमने स्वयं किया, यानी कि हमने बस एक बार उसको स्टार्ट किया और ये पेपर अपने आप पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो यानी कि ये प्रक्रम जो होगा ना स्वतः प्रक्रम होगा, और ये जो प्रक्रम होगा क्या होगा, स्वतः प्रक्रम। और इसके लिए जो डेल्टा जी का मान होता है वो होता है ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए यहां पे अगर डेल्टा जी को हम 0 कर दें, तो डेल्टा जी जो हमारा होता है ना उसी को बोलते हैं गिब्स ऊर्जा। दोस्तों यहां पे जो डेल्टा जी होगा ना, अगर ये 0 हो गया तो रसायन विज्ञान में जो होता है ना दोस्तों, अगर मान लीजिए डेल्टा जी अगर 0 हो गया तो रसायन विज्ञान में डेल्टा जी 0 होने का मतलब होता है कि अभिक्रिया में साम्य अवस्था आ गई है। क्या आ गई है, साम्य अवस्था। अभिक्रिया में साम्य अवस्था आ गई। अब साम्य अवस्था का मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें होंगे रिएक्टेंट और उसमें होंगे प्रोडक्ट। तो दोस्तों जब हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा ना, उसी क्षण उस प्रोडक्ट से हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट बनेगा। यानी कि साम्य अवस्था स्थापित कब होगी, जब जिस क्षण हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना उसी क्षण क्या हो, उस रिएक्टेंट से तुरंत हमारा क्या बन जाए, प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए कि इस रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट हमारा बना, ठीक उसी क्षण उसी प्रोडक्ट से हमारा तुरंत क्या बनेगा, रिएक्टेंट। तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारा डेल्टा जी होता है साम्य अवस्था में आ जाता है और इसका मान क्या हो जाता है, 0। अब दोस्तों हम ये जानेंगे, तो देखिए दोस्तों डेल्टा जी का मान जो होता है ना वो निगेटिव हमने समझ लिया और 0 कब होता है ये समझ लिया। अब जानते हैं कि ये पॉजिटिव कब होता है। तो डेल्टा जी का मान पॉजिटिव कब होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जो डेल्टा जी होता है ना, अगर मान लीजिए कि कोई भी कार्य अगर हमको स्वयं करना पड़े, जैसे मान लीजिए कि हमने एक रूम में अगरबत्ती को जला दिया, ठीक है ना, सभी लोग के घर जलता होगा, जानते होंगे। तो अगर हम अगरबत्ती को क्या करें, अगर रूम में जला दें तो उसका धुआं स्वतः मतलब धीरे धीरे क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। और फैलता है तो हमको उसमें कार्य नहीं करना पड़ा, हमको तो सिर्फ इतना कार्य करना पड़ा कि उसको जला दिए, यानी कि एक बार स्टार्ट किए और वो स्वतः क्या हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, डेल्टा जी तो ऋणात्मक होगा, यानी कि वो धुआं चारों तरफ फैल गया। अगर मान लीजिए कि अगर उस धुएं को हमको इकट्ठा करना हो और किसी बोतल में भरना हो, तो अगर उसको इकट्ठा करके किसी बोतल में अगर हम भरेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्वयं कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य स्वयं यानी कि स्वतः होता है ना, उनके लिए डेल्टा जी का मान जो होता है धनात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हमारा अस्वतः प्रक्रम। ये क्या हो जाएगा, अस्वतः प्रक्रम, अस्वतः प्रक्रम। और ये क्या हो जाएगा हमारा स्वतः प्रक्रम, स्वतः प्रक्रम। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि अगर डेल्टा जी हमारा गिब्स ऊर्जा है, गिब्स ऊर्जा जो होता है ना, यहाँ पे परिवर्तन होगा, यानी कि हम एक बार कार्य को स्टार्ट कर देंगे, कार्य जब शुरू हो जाएगा तो उसके लिए डेल्टा जी का मान होता है निगेटिव, और वो प्रक्रम होता है स्वतः प्रक्रम यानी कि स्वयं। और यहाँ पे एग्जाम्पल आपने देखा होगा। इसके बाद से जो डेल्टा जी होता है ये 0 कब होता है, जब क्रिया में साम्य अवस्था आ जाती है। साम्य अवस्था पर जो होता है जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना रिएक्टेंट बनेगा। इसी तरह से डेल्टा जी का मान धनात्मक कब होगा, जब अस्वतः प्रक्रम होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने एक कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि डेल्टा जी बराबर जो होता है माइनस का निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य। तो यहां पे जो है निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने पढ़ा था सेल के बारे में, और सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रोड थे। सेल में हमारे क्या थे, 2 इलेक्ट्रोड थे। एक था एनोड और एक था कैथोड। हमको पता है कि एनोड पे जो होता है हमेशा माइनस चार्ज और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, प्लस चार्ज।
और अगर इन दोनों के बीच का अगर विभवांतर हम निकाल दें, तो इसको हम डिनोट किए थे ई सेल से। तो ई सेल जो हो गया, इन दोनों के बीच का क्या होगा, विभवांतर, यानी कि इसके और इसके विभव का क्या हो गया, अंतर। और हमको पता है कि एनोड पे जो होता है ना, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। तो मान लीजिए कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का होगा ट्रांसफर, यानी कि हम मान लें कि यहां से n मोल इलेक्ट्रॉन गए, यहां से n मोल इलेक्ट्रॉन गए। तो n मोल इलेक्ट्रॉन को हम कैसे निकालेंगे, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। मान लिया कि n मोल इलेक्ट्रॉन जो है ना, यानी कि n मोल इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं, एनोड से कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ। तो दोस्तों हमको ये पता है कि अगर n मोल इलेक्ट्रॉन है तो हमको अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन बराबर पता होना चाहिए कि ये होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम। और यहां पे 1 मोल बराबर होता है ना, 1 मोल बराबर 6.02 गुणे 10 के घात 23। अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 1 यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो 6.02 गुणे 10 के घात 23 इंटू 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम, -19 कूलम। अब दोस्तों अगर इन सब का आपस में अगर हम गुणा कर देना तो हमको मिलेगा यहाँ पे लगभग 96,485 कूलम, जिसको हम लगभग यहाँ पे मान लेते हैं 96,500। और ये बराबर होता है 1 फैराड के, 1 फैराड के बराबर होता है। तो 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम अगर हमारा आवेश अगर हो जाता है यहाँ पे, तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से n मोल इलेक्ट्रॉन गए हैं। तो n मोल इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कि n फैराड लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे n फैराड। तो दोस्तों इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये एनोड हो गया या कैथोड हो गया, इनके बीच का ये विभवांतर जिसको हमने ई सेल से डिनोट किया। और यहाँ से हम मान ले कि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो है n मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, और n मोल इलेक्ट्रॉन गए तो हमको ये पता नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे n लगा दिया। यहाँ पे n मोल इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। अगर हमको 1 मोल इलेक्ट्रॉन पता हो जाए कि कितना होता है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम। 1 मोल बराबर होता है 6.02 × 10⁻23। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6.02 गुणे 10 के घात 23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो ये बराबर होता है 96,485 कूलम के बराबर। और इसको लगभग हम लिख सकते हैं कि ये 96,500 और 96,500 कूलम होता है 1 फैराड के बराबर होता है। तो इसको मानेंगे कि यहाँ से यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 1 फैराड, तो यहाँ पे n मोल इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा n फैराड। तो हम बस सिंपली इसको यहाँ पे लिख दिए। तो दोस्तों आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा फिजिक्स में, जो विभवांतर होता है ना, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। जो विभवांतर होता है बराबर होता है कार्य बटा आवेश के। तो अगर हमको किया गया कार्य निकालना, यानी कि डेल्टा जी बराबर क्या है, निकाय द्वारा किया गया कुल उपयोगी कार्य। तो यहां से अगर हम कार्य को निकाल लें
तो कार्य बराबर हो जाएगा आवेश आवेश गुणे विभवांतर विभवांतर। तो इस मान को यहां पे हम रख देते हैं, तो यहां से हमारा आवेश जो निकल के आया, ये हमारा NF जो है हमारा क्या है, आवेश, यानी कि इतना आवेश यहां से गया, और इनके बीच का जो विभवांतर है ना, यहाँ पे हमने विभवांतर निकाला, ये क्या है, ई सेल। तो इस मान को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं, तो W इक्वल टू हो जाएगा आवेश NF इंटू विभवांतर हो जाएगा ई सेल। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाए कि जो W कार्य जो होता है ना, यहाँ पे किया गया कार्य डेल्टा G बराबर होता है कि निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य, तो यहीं पे हम इस मान को पुट कर देते हैं। तो यहां से हम लिख दें नीचे इसके कि डेल्टा G इक्वल टू माइनस का किया गया कार्य। तो किया गया कार्य हमारा कितना मिला, यहाँ पे किया गया कार्य जो हमारा मिला कि NF इंटू ई सेल, तो यहां से लिख सकते हैं कि NF इंटू ई सेल। अब ये जो है ना डेल्टा जी का मान जो हमारा निकल के आया, गिब्स ऊर्जा, इसी को बोलते हैं गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा जो होता है ना, यहां से निकल के आया कि किया गया निकाय द्वारा कार्य जो होता है उसके बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम पता करेंगे कि देखिए ये हमारा जो गिब्स ऊर्जा मिला है, तो ये उस चीज के लिए मैं, जैसे मान लीजिए किसी भी ताप, जैसे ताप हम कोई भी ले सकते हैं, दाब यहाँ पे प्रेशर कोई भी ले सकते हैं, और कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता भी कोई ले सकते हैं। इसके लिए हमारा डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का NF इंटू ई सेल। तो अगर हम मानक ताप पे ले लें, जैसे मानक मान क्या होता है हमारा, मानक मान जैसे कि हम ताप को कर दें 298 केल्विन, प्रेशर को कर दें 1 ATM या फिर 1 बार, और कंसंट्रेशन को कर दे 1 मोलर, तब यहां पे जो हमारा मिलेगा ना मानक मान, तो यहां पे होगा डेल्टा G नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस का NF और E नॉट सेल के बराबर। यानी कि ये मानक के लिए है, यहाँ पे तो हम किसी सांद्रता, किसी भी ताप, किसी दाब के लिए हम डेल्टा जी का मान निकाल रहे हैं। यहाँ पे मानक मान के लिए, यानी कि इस ताप पर, इस दाब पर, इस कंसंट्रेशन पे हम मान निकालेंगे, तो हमारा डेल्टा जी जो निकलेगा ना, वो होगा माइनस का NF इंटू ई सेल, ई नॉट सेल, और इसी को हम बोलते हैं मानक गिब्स ऊर्जा। मानक गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा। तो इतना आपको समझ में आ गया कि गिब्स ऊर्जा जो होता है, यहाँ पे डेल्टा जी बराबर होता है माइनस का NF इंटू ई सेल, जहां पे N जो होता है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, तो 1 मोल का मतलब होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1 फैरेड के बराबर, तो हमने यह रख दिया, और इनके बीच का विभवांतर हमारा क्या है, ई सेल है, तो हमने ई सेल इसके बीच का विभवांतर रख दिया। तो ये हमारे मान सारे मिल गए। अब इसके बाद से हम ये देखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमारा डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा। तो ये आपका गिब्स ऊर्जा हो गया। यहाँ पे जो चीज नहीं समझ में आएगा, एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा है गिब्स ऊर्जा के बारे में और मानक गिब्स ऊर्जा के बारे में। तो जो हमारा गिब्स ऊर्जा जो होता है डेल्टा जी, इसी को बोलते हैं गिब्स ऊर्जा। माइनस का क्या होता है NF इंटू ई सेल, और मानक गिब्स ऊर्जा को हम डिनोट करते हैं डेल्टा जी नॉट माइनस का NF इंटू ई सेल, और इसका मान होता है नॉट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मानक, यहाँ पे जो सेल का जो हमारा होता है ना, गिब्स ऊर्जा का निकल के आएगा ना, किया गया कार्य निकल के आ गया, तो इसका मान हम नहीं मान सकते, क्योंकि इसका ताप फिक्स नहीं, यानी कोई भी ताप हो सकता है, कोई भी दाब हो सकता है, कोई भी सांद्रता हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारा ताप फिक्स होगा, दाब फिक्स होगा और सांद्रता फिक्स होगा, इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा जी नॉट का उपयोग किया है। तो इसको हम बोलते हैं गिब्स ऊर्जा। गिब्स ऊर्जा।
और दोस्तों इसको बोलते हैं मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं जिसपे बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगते हैं इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और वो है हमारा नॉट्स इक्वेशन। नॉट्स इक्वेशन, नॉट्स इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं नॉट्स समीकरण। और नॉट्स समीकरण जो है हम इस गिब्स मुक्त ऊर्जा से हम क्या करेंगे, या गिब्स ऊर्जा और मानक गिब्स ऊर्जा से हम प्राप्त करेंगे नॉट्स समीकरण को। दोस्तों कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा गिब्स ऊर्जा, और उसमें एक फार्मूला लिखा होगा कि डेल्टा जी जो होता है ना, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट के प्लस आर टी लॉग बेस ई इंटू के। दोस्तों यहाँ पे आर जो है गैस नियतांक है, और ये जो हमारा के दिया ना विलयन की सांद्रता, यानी कि जो विलयन में हमारे रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनकी सांद्रता, और यहाँ पे टी जो है ताप दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे डेल्टा जी जो दिया गया है हमारा है गिब्स ऊर्जा, और डेल्टा जी नॉट जो दिया गया है वो हमारा क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से क्या कर दें, गिब्स ऊर्जा से अगर हम डेल्टा जी का मान रख दें यहाँ पे समीकरण में, और यहाँ से डेल्टा जी नॉट का भी मान उस समीकरण में अगर रख दें, तो हमको मान मिलेगा माइनस का एन एफ ई सेल इक्वल टू माइनस का एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी लॉग बेस ई इंटू के। दोस्तों यहां से देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर माइनस का एनएफ से दोनों पक्षों में क्या कर दें, भाग दे दें, तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लिखेंगे दोस्तों दोनों पक्षों में माइनस के एनएफ से भाग देने पर तो दोस्तों देखते हैं यहां पे क्या मिलता है। तो माइनस का एनएफ ई सेल बटे में क्या हो जाएगा, माइनस का एनएफ इक्वल टू माइनस का एनएफ ई नॉट सेल बटे में क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का एनएफ प्लस आर टी लॉग, यहां पे लिख सकते हैं आर टी अपान माइनस का एनएफ लॉग बेस ई इंटू के। तो दोस्तों यहां से जो कटने लायक है पहले उसको हम काट देते हैं। जैसे देखिए एनएफ से एनएफ क्या होगा, कैंसिल, यहां से माइनस एनएफ से माइनस एनएफ, यानी कि दोनों माइनस एनएफ से माइनस एनएफ क्या हो गया, कैंसिल। और यहां पे जो हमारा मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस को दोस्तों यहां से हम क्या कर सकते हैं, माइनस का एनएफ है तो यहां पे क्या करें, अगर इसका गुणा कर दें तो यहां पे क्या मिलेगा हमारा, माइनस का आर टी अपान एन एफ लॉग बेस ई इंटू क्या हो जाएगा, के। दोस्तों यहां पे जो होता है ना, अगर हम कुछ मान को यहां पे आप लोग बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि log ई है ना, अगर log ई को बेस 10 के रूप में अगर लिखेंगे, log बेस 10 के रूप में, तो 2.303 log बेस 10 हो जाएगा दोस्तों। तो यहां से क्या करेंगे, log की जगह पे हम लिख सकते हैं कि बेस 10 करके, दोस्तों यहां से जो log की जगह पे हम क्या करेंगे, बेस 10 को लिख के यहां पे लिख सकते हैं। तो देखिए, और जो हमारा k होता है ना, k वो बराबर होता है कि जो हमारा कोई भी अभिक्रिया होगी उसमें जो प्रोडक्ट होंगे उनकी सांद्रता बटा जो हमारे रिएक्टेंट होंगे उनकी सांद्रता। तो ये मान रखेंगे। तो यहां से समीकरण को अगर थोड़ा चेंज किया जाए, और दोस्तों कुछ मान बता देते हैं, डायरेक्टली हम रख देंगे।
और दोस्तों जो R होता है ये गैस नियतांक, किसका मान होता है 8.314। और दोस्तों जो ताप होता है ना, ताप मानक ताप जो होता है 298 केल्विन होता है। तो ये सारे मान, और जो F होता है ना, F 1 फैरेड जो बराबर होता है किसके 96,500 के। तो ये सारे मान अगर इस समीकरण में रख दें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए यहां पे मिलेगा दोस्तों ई सेल इजकल टू ई नॉट सेल माइनस, यहां पे मान अगर रख देंगे ना तो मिलेगा 2.303 गुणे 2.303। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों यहां से क्या कर दें, आर यहाँ पे लॉग को ई था वेस्टर्न के रूप में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2.303 से गुणा होगा, तो गुणा यहाँ पे कर दो चाहे यहाँ पे कर दो, बात हमारा एक ही है। तो यहाँ पे गुणा करके लिख देते हैं। उसके बाद से जो हमारा गैस नियतांक है तो उसको रखेंगे 8.314 गुणे हमारा जो ताप है रखेंगे 298 केल्विन बटे में हमारा मिलेगा n इंटू 96,500 फैरेड, यानी कि 96,500 1 फैरेड का मान रख देंगे यहाँ पे दोस्तों। तो 1 फैरेड का मान जो होता है कितना होता है 96,500 हमने रख दिया, और यहाँ बचेगा लॉग बेस 10 इंटू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं P/R, और दोनों की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब दोस्तों तो यहाँ पे क्या रखे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए दोस्तों यहां से जब इनको कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको मान मिलेगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान n लॉग बेस 10, और ये हमारा क्या मिल जाएगा P/R। तो दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे, किसी भी सेल का विभव निकाल सकते हैं, यानी कि नॉट्स इक्वेशन दोस्तों यही होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं नॉट्स इक्वेशन। तो दोस्तों आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, तो आइए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज हमने नॉट्स इक्वेशन को भी खत्म कर दिया। अब आइए देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का NF ई सेल। दोस्तों ये किसी भी कंडीशन में, यानी कि किसी भी ताप, किसी भी दाब, किसी भी सांद्रता पे जो होता है ना, ये गिब्स ऊर्जा होता है, इसको बोलते हैं गिब्स ऊर्जा। और दोस्तों इसके बाद से हमने पढ़ा था कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का NF ई नॉट सेल, जो हमारा मानक ताप, मानक दाब और मानक सांद्रता पे होता है गिब्स ऊर्जा, यानी कि इसको बोलते हैं गिब्स ऊर्जा, इसको बोलते हैं मानक, यानी कि मानक ताप पे है तो इसको बोलेंगे मानक, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मानक यानी कि स्टैंडर्ड, और इसको बोलते हैं क्या कि सिर्फ गिब्स ऊर्जा। ये क्या हो जाएगा गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा, इसको क्या बोलेंगे गिब्स ऊर्जा। और दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा। अब दोस्तों इसके बाद हमने पढ़ा था कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान n। और दोस्तों यहां पे पढ़े थे कि लॉग बेस 10, और यहां पे पढ़े थे प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट और दोनों का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता। दोस्तों ये n का मान हम कैसे रखेंगे, तो इसके बारे में हम बताते हैं कि n का मान हम कहां से रख सकते हैं, और यहां से प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर रिएक्टेंट का मान कैसे रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, जैसे एक अभिक्रिया हमने बताया था कि Zn पे 2 प्लस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमने एक अभिक्रिया आप लोग को दोस्तों तो हमने एक अभिक्रिया आप लोग को बताया था
कि Zn सॉलिड प्लस Cu पे 2 प्लस ये एक्वस ये बनाता है हमारा कि Zn पे 2 प्लस ये हमारा एक्वस होता है प्लस Cu सॉलिड। अब दोस्तों यहां से क्या हुआ, इस दोनों रिएक्टेंट से हमारे ये दोनों प्रोडक्ट बने हैं। तो दोस्तों इसमें जो होगा ना सांद्रता जो होता है हमेशा, देखिए एक बात और पहले बताते हैं एन का मान कैसे लिखेंगे। दोस्तों यहां से मान लीजिए कि Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो यहाँ पे क्या बनाया Zn पे 2 प्लस, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले। यहाँ पे क्या हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन पा के क्या बनाया Cu पे 2 प्लस, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हुआ अपचयन हुआ। यहाँ पे आपसी घटकों की इसने इलेक्ट्रॉन को देखिए माइनस इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो Zn पे 2 प्लस बनाया, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इसने क्या बनाया कॉपर सॉलिड बनाया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण या अपचयन होता है वही हमारा एन का मान होता है। तो इन दोनों के केस में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं ऑक्सीकृत और अपचयित हो रहे हैं, तो इसमें जो एन का मान होगा निकल के आएगा कितना 2। तो इस प्रकार से हम एन का मान रख लेते हैं कोई भी समीकरण देख के। अब दोस्तों यहाँ पे जो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो लिखे हैं P अपॉन R, इसका मान इस समीकरण से कैसे पुट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए ना दोस्तों, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सांद्रता होता है ना, सांद्रता वो हमारा सिर्फ एक्वस का ही सांद्रता हो सकता है, यानी कि विलयन की सांद्रता होती है, न कि सॉलिड की। तो यहाँ पे सॉलिड वाले मान को हम क्या कर सकते हैं, नहीं रखेंगे, यानी कि यहाँ से हटा सकते हैं सॉलिड वाले मान को, किसके लिए, इसी सांद्रता के लिए। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो हमारे बचे हैं यहाँ पे ना, तो जो हमारा प्रोडक्ट जो बचा है और हमारा रिएक्टेंट बचा है यहाँ पे एक्वस फॉर्म में, बस इन्हीं के मान को यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा P अपॉन R को अगर रखना चाहें यहाँ पे R के केस में देखना चाहें तो इसके फॉर्म में यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में हमारा क्या बन रहा है Zn पे 2 प्लस, तो लिख देंगे Zn पे 2 प्लस, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट बना, और रिएक्टेंट किसमें क्या है Cu पे 2 प्लस। तो दोस्तों हमने यही मान क्यों रखा, इसको क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमको पता है कि सांद्रता विलयन की होती है ना कि सॉलिड की, तो इसलिए हमने विलयन वाले मान को यहाँ पर रखा, यानी कि जो एक्वस फॉर्म में इन्हीं को रखा। तो दोस्तों यहाँ से ये हमारा मान निकल के आ गया, ऐसे समझ लेंगे। अब दोस्तों एक चीज आप लोग को बता दूं कि दोस्तों अगर मान लीजिए हमारा डेल्टा जी निगेटिव है ना, निगेटिव है, तो हमारा ई सेल जो होगा ना वो होगा पॉजिटिव, यानी कि इस समय हमारा सेल जो होता है कार्य कर रहा होगा, क्योंकि डेल्टा जी निगेटिव का मतलब निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, तभी हमारा डेल्टा जी क्या है निगेटिव, तो इससे हमारा सेल क्या होगा कार्यरत होगा, यानी कि कार्य करेगा। अगर डेल्टा जी बराबर 0 तो हमारा ई सेल जो होगा ना ये क्या होगा 0। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो होता है ई नॉट सेल जो होता है ना ये हमारा कभी भी 0 नहीं होता है। तो इस समय ये साम्य अवस्था में आ जाता है कि ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, तो विक्रिया साम्य अवस्था में, यानी कि ई सेल का मान क्या हो जाएगा 0, यानी कि वो कुछ नहीं मिलेगा हमको। अब दोस्तों इस समय सेल जो होगा कार्य नहीं कर रहा होगा, यानी कि सेल कार्य नहीं करेगा, ये सेल कार्य नहीं करेगा। इस कंडीशन में सेल कार्य नहीं करेगा, इस कंडीशन में क्या हो सेल कार्य कर रहा होगा, या फिर सेल कार्यरत है, कार्यरत है, सेल कार्यरत है। अब दोस्तों यहाँ पे डेल्टा जी जो होता है ना वो पॉजिटिव अगर होगा तो हमारा ई सेल जो होगा ना वो हमारा क्या मिलेगा निगेटिव मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो निगेटिव क्यों मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ठीक उल्टा हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेल कार्यरत है, तो सेल जब कार्यरत है तो इसके लिए डेल्टा जी का मान निगेटिव है, जब सेल कार्यरत नहीं है तो इसके लिए क्या होगा डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे नहीं, जब सेल कार्य नहीं कर रहा होगा तो डेल्टा जी का मान क्या होगा हमारा 0 होगा।
जब सेल कार्य कर रहा होगा तो इसके लिए हमारा जो डेल्टा जी का मान होगा नेगेटिव होगा, और जब सेल हमारा कार्य नहीं कर रहा होगा तो उसके लिए जो हमारा डेल्टा जी का मान होगा वो क्या होगा, हमारा वो हमारा 0 होगा। अब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव कब मिलेगा, तो जब सेल जो है ना चार्ज हो रहा होगा, यानी कि जब सेल पे हम स्वयं कार्य करें, निकाय द्वारा जब कार्य किया जाएगा तब तो माइनस डेल्टा जी, और जब निकाय पे स्वयं हमको कार्य करना पड़ जाए, यानी कि हम उसको चार्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा डेल्टा जी पॉजिटिव। तो इस समय सेल क्या हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा, यानी कि चार्ज। तो दोस्तों ये सब कंडीशंस होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि मेरे वीडियो को और लोग भी देख के समझ सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर एक बार में समझ में आए तो एक बार और देखें, अगर उसके बाद में समझ में आए तो एक बार और देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आपके लिए जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जब चैप्टर हो जाएगा ना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस पे बेस्ड जो होते हैं ना बहुत सारे प्रश्न लगते हैं, जो हमने अभी अभी फार्मूले को बताया, नॉट्स इक्वेशन हुआ या फिर जो गिब्स ऊर्जा हुआ इसके माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।